ना स्टार्ट करे ग्रुप 7। ग्रुप 7 में कौन है? जी सर, स्टार्ट करें। 1 मिनट सर, मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में सेंड कर रही हूँ असाइनमेंट। सर आप स्क्रीन शो करवा दें। अच्छा, देखे स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर, हो रही है। प्रेस कर। Assalamualaikum. My name is Sweranna from Group 7. Today the topic of my presentation is anxiety. I will introduce the anxiety and will explain the types of anxiety. Anxiety is what we feel when we are worried, tense, or afraid, particularly about things that are about to happen or which we think could happen in the future. एंग्जाइटी वो चीज़ है जो हम महसूस करते हैं तब जब हम परेशान होते हैं या खौफजदा होते हैं, खासतौर पर उन चीज़ों के बारे में जो कि जस्ट नाउ अकर होने वाली होती हैं या फिर फ्यूचर में अकर होने वाली होती हैं। जैसे कि हम एग्जाम में जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम से पहले बहुत टेंस होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत टेंस होते हैं और कुछ होते हैं रिलैक्स होते हैं। मतलब एंग्जाइटी का इफेक्ट किसका डिफरेंट माइक पीपल पे ओपन है? और एंजाइटी इज एन इमोशन characterized by feeling of tension, worried thoughts or physical changes like increased blood pressure. For example, you may feel worried and anxious about seeing an exam or having a medical test or the job interview. जैसे कि पहले भी ऊपर भी यही बात हुई है कि एंजाइटी वो फीलिंग है जो टेंशन में या थॉट्स की वजह से होती है और इसमें फिजिकल चेंजेस, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा इसमें स्वेटिंग भी आ सकता है, ड्राई माउथ भी, स्लीप में डिफिकल्टीज, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। और इसकी एग्जांपल में है कि जैसे मैंने पहले बताया कि एग्जाम में बैठने से पहले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए कोई भी आपका कोई मेडिकल टेस्ट होता है या आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज होती है या आपके स्वेटिंग भी हो रही होती है बाद लोगों में, तो ये एंग्जाइटी की सिम्टम्स में आ जाता है। Anxiety also varies in frequency and intensity in different persons, even in response to same stimulus. मतलब कि एंग्जाइटी डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट तरह से इफेक्ट करती है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम में जाते हैं, दो स्टूडेंट्स ले लें, उनको कंपेयर हम करते हैं, जैसे दो स्टिमुलस तो सेम है, सिचुएशन सेम है, दोनों ने एग्जाम में जाना है देने, तो कुछ स्टूडेंट उनको बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे सवाल कर लेते हैं, मतलब उनको हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और कुछ स्टूडेंट्स रिलैक्स रहते हैं। इसका मतलब ये है कि एंग्जाइटी जो होती है लोगों पे डिफरेंट तरह से इफेक्ट करती है, चाहे सूरत एक ही हो। It is a generalized state of the apprehension or the foreboding. There is much to be anxious about. Our health, social relationship, examinations, careers, and conditions of the environment are but a few sources of the possible concerns. It is normal and even adaptive to be somewhat anxious about these aspects of life. इसमें कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं, जैसे हमारी हेल्थ होगी, सोशल रिलेशनशिप होगा, एग्जामिनेशन, करियर एंड कंडीशंस ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ये पॉसिबल कंसर्न है जो हमारी एंग्जाइटी की वजह बनते हैं, और इन एस्पेक्ट्स में हमारी जो एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी के बारे में, वो नॉर्मल भी हो सकती है और यहाँ तक कि वो चेंजेबल भी हो सकती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो
Anxiety serves us when it prompts us to seek regular medical checkups or motivates us to study for tests. Anxiety is an appropriate response to threats, but it can be abnormal when it's out of level proportional to a threat. In extreme forms, anxiety can impair our daily functioning. इसमें ये बताया कि एंग्जाइटी बहुत दफ़ा हमारे फ़ायदेमंद भी होती है, वो हमारे लिए सर्व करती है। कैसे? जब हम मतलब हम कोई बीमार हैं, हमारे रेगुलर चेकअप के लिए हमें प्रमोट करती है, रेडी करती है, तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होता है। और हमें कई दफ़ा हमारा कोई टेस्ट हो रहा है, उसकी स्टडी के लिए हमें मोटिवेट करती है, तो इस केस में फ़ायदेमंद भी होती है, मतलब नॉर्मल होती है। एंग्जाइटी क्या होता है? एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है किसी भी थ्रेट को। तो कभी कभी ये एबनॉर्मल भी हो जाती है जब इसका लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो जब ये इसमें एंग्जाइटी प्रोलॉन्ग करती है तो ये हमारी डेली फंक्शनिंग को ख़राब करती है। इसमें मैं स्टूडेंट्स की ही एग्जांपल दूंगी कि जैसे सिलेबस ज़्यादा है, वो बर्डन उस वो ज़्यादा फील करें। अगर वो उसको अपने माइंड पे सवार कर लेंगे कि सिलेबस ज़्यादा हमसे नहीं होगा, वो अपने डेली फंक्शनिंग को ख़राब करेंगे, वो सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो रिलैक्स होके एबनॉर्मल मतलब एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज को तैयार करेंगे तो उनका सारा सिलेबस कवर हो सकता है। ये था एंग्जाइटी का इंट्रोडक्शन। और इसके बाद है सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। Anxiety involves a variety of symptoms such as the fear, distractibility and restlessness. इसमें जो है फिजिकल चेंजेस में नॉर्मल जो होती हैं यही है कि हमारे अंदर खौफ ज़्यादा होती है, हमारी तवज्जो घट जाना होता है या बेचैनी होती है। इसके अलावा हेडेक भी आ सकता है, इसमें रैपिड पल्स भी आ सकता है। द फॉलोइंग आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द एंग्जाइटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोग्निटिव सिम्टम्स। कोग्निटिव सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी आर एज फॉलो: डिफिकल्टीज कंसंट्रेटिंग, किसी भी काम पे अपने तवज्जो देने में आपको मुश्किलात आ रही है, आपका माइंड ब्लैंक हो रहा है, किसी और तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। एंटिसिपेटिंग द वर्स्ट आउटकम, बुरे नतीजे में पहल करना। जब इंसान परेशान होता है और एंग्जाइटी प्रोलॉन्ग कर रही होती है तो जैसे कुछ होते हैं तंबाकू नोशी स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। माइंड often going blank, irrational fears and dread, uncontrollable thoughts, feelings as going one is crazy। जैसे जब ये सिम्टम्स होती हैं कोग्निटिव सिम्टम्स, तो इंडिविजुअल होता है जो उसकी इंटेंशन होती है वो डिजास्टर पे ही होती है। वो अपने काम पे फोकस नहीं कर सकता, वो अपने मतलब प्रॉब्लम्स को सही तरह से हैंडल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो ना काम कर सकता है और फिर उसकी एंग्जाइटी जो होती है वो बढ़ती जा रही होती है। अंडर कोग्निटिव सिम्टम्स द इंडिविजुअल्स अटेंशन इज फोकस्ड ऑन पोटेंशियल डिजास्टर्स। The individuals ignores the real problems at hand and is therefore inattentive. As a consequence, the individual often does not work or study effectively, which can increase his anxiety। ये मैं पहले डिटेल से बता चुकी। उसके बाद आता है फिजिकल सिम्टम्स। The physical symptoms of anxiety can be divided into the two groups. The first group consists of the immediate symptoms। इसमें हम दो ग्रुप में सिम्टम्स को डिवाइड करते हैं, एक इमीडिएट सिम्टम्स है, दूसरी है डिलेड सिम्टम्स। इमीडिएट सिम्टम्स वो हैं जो फौरी तौर पे अकर होती हैं। उनमें आते हैं स्वेटिंग, ड्राई माउथ, शैलो ब्रीथिंग, रैपिड पल्स, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, फीलिंग्स ऑफ मस्कुलर टेंशन। जब ये फीलिंग्स सिम्टम्स होती हैं तो हमारी पास इमीडिएट होती है, लेकिन जब एंजाइटी प्रोलॉन्ग करती है, बढ़ जाती है, तो हमारे पास डिलेड सिम्टम्स सेटअप होती हैं। These symptoms reflect a high level of arousal of the autonomic nervous system। और एक बात, ये एंजाइटी जो होती है ये हमारे फिजिकल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक जो भी होता है माइंड को डिस्टर्ब करती है। अदर इमीडिएट सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक, चेस्ट पेन एंड ब्रेथलेसनेस। If anxiety is prolonged, the second group of symptoms may set in। These groups consist of the delayed symptoms which are as follows: chronic headaches, muscular weakness, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक। मतलब जैसे हेडेक, चेस्ट पेन और ब्रेथलेस है, इससे भी बढ़ जाती है परेशानी। तो हमारे पास क्रोनिक हेडेक मतलब हमें सब मुसलसल रहने लगता है हेडेक। मस्कुलर वीकनेस, हमारे पास असाबी बीमारी होने स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के भी अकर होने के चांसेस होते हैं। These symptoms affects the breakdown of the physiological system caused by the prolonged arousal। prolonged arousal का मतलब है कि जब एंजाइटी बढ़ जाती है ना तो हमारे पास ये जो तीन मैंने सिम्टम्स बताएंगे ये अगर होते हैं। motor symptoms, because of the high level of arousal, anxious individual often exhibits following motor symptoms: restlessness, fidgeting, exaggerated response to sudden noise, sleep difficulties। fidgeting भी रेस्टलेसनेस में ही हमारे पास आता है, और ये हमारे पास है मोटर सिम्टम्स में हमारे पास स्लीपिंग में डिफिकल्टीज होती है। जब हम बेचैन होते हैं, हम सही तरह से सो नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो होती है वो इफेक्ट होती है। मूड सिम्टम्स। मूड सिम्टम्स इन एंजाइटी consist primarily of the anxiety, tension, panic and apprehension। Secondary mood symptoms caused by the anxiety may include depression and irritability। इसमें यह है पहले प्रीलिमिनरी सिम्टम्स है जिसमें टेंशन, पैनिक और एप्रीहेंशन है। उसके बाद जो सेकेंडरी सिम्टम्स सेटअप होती हैं उसमें डिप्रेशन आ जाता है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होता है, किसी भी कोई हमें बुलाता है तो हम उसको मतलब सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं देते। एनी क्वेश्चन?
सर मेरे यही 2 थे टॉपिक, मैंने ये इंट्रोडक्शन और इसकी सिम्टम्स एक्सप्लेन करनी थी। नेक्स्ट करें इसकी बारे में। नेक्स्ट कौन है? सर मैं हूँ नेक्स्ट। तो जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम, my name is Sabanurin and my roll number is 15405. Now I'll tell about the anxiety disorders. First of all, what is anxiety disorders? कि anxiety की जो बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं? इसमें है when the anxiety exceed in intensity. जब एंजाइटी बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है, इट टर्न्स इनटू एंजाइटी डिसऑर्डर्स, तब ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स में चेंज हो जाती है। मतलब जब हमारी एंजाइटी बहुत ज्यादा हद तक चली जाती है तो ये एंजाइटी की बीमारियों में चेंज हो जाती है। बीमारियों में नहीं, एंजाइटी एक बीमारी है, एंजाइटी की बीमारी में तब्दील हो जाती है। सर हर एंजाइटी तो बीमारी नहीं होती ना सर, कुछ जब हमारी एंजाइटी बहुत ज्यादा लेवल पर चली जाती है तब वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में चेंज होती है मैंने ना। भी तो यही वाली बात की ना, आप कह रही हैं एंजाइटी की बीमारियों में, एंजाइटी की बीमारी में। सॉरी सर, यस एंजाइटी डिसऑर्डर्स में। हाँ जी। It is a mental health diagnosis given to people with excessive worry, apprehension, nervousness and fear. ये एक जहनी सेहत की तशखीस होती है ना जो लोगों को दी जाती है जब वो बहुत ज्यादा परेशानी में, डिप्रेशन में, नर्वसनेस में और फियर में होते हैं। एंजाइटी change how an individual behaves. Anxiety disorders change how an individual behaves and handles emotions that consequently cause फिजिकल सिम्टम्स। अब ये एंजाइटी डिसऑर्डर ये पीपल टू पीपल चेंज होते हैं कि कोई अपने इमोशंस को या अपने बिहेवियर को किस तरह हैंडल करता है। अब जरूरी नहीं है कि इंसान एंजाइटी का शिकार है तो वो उसमें भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स ही हों। कुछ इन लोगों को अपने मतलब परेशानियों को, खौफ को ओवरकम करने की एबिलिटी होती है तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में चेंज नहीं होती। तो ये पीपल टू पीपल चेंज होती हैं कि कोई इंसान अपने बिहेवियर को या अपने इमोशंस को किस तरह हैंडल करता है। दैट कंसिक्वेंटली काज फिजिकल सिम्टम्स, जो कि नतीजे में हमारी जिस्मानी अलामात का बाइस बनते हैं, यानी हमारे जिस्म से उसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये था एंजाइटी डिसऑर्डर्स होती क्या है। उसके बाद है कि इनकी सिम्टम्स क्या होती हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। अब जब हमें ये पता चल गया कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स होती क्या है तो अब हमें ये जानने की जरूरत है कि इनकी सिम्टम्स क्या है, कौन सी ऐसी सिम्टम्स जिससे हमें ये पता चल सके कि हमें सिर्फ एंजाइटी है या ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स है। तो द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स की सिम्टम है। पहली है सेंसेशन ऑफ नर्वसनेस, यानी हम बहुत ज्यादा घबराहट महसूस कर रहे हो। एजिटेशन, एजिटेशन एक स्टेट होती है जिसमें हम बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं या बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, यानी हम बेसुकूनी की हालत को ना एजिटेशन कहते हैं। और टेंशन, और बहुत ज्यादा टेंशन में हम। फीलिंग ऑफ नियर डेंजर, यानी इसकी एक और सिम्टम है कि हम अपने इर्द गिर्द किसी खतरे को महसूस कर रहे हो, पैनिक कर रहे हो। और फर्टिलिटी, फर्टिलिटी जो है ना वो एक किस्म, फर्टिलिटी एक डेथ रेट होता है। ये वो डेथ रेट होता है जो एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ होती है। मतलब एक तो नॉर्मल डेथ है ना कि एक इंसान बूढ़ा था उसकी डेथ होगी, वो डेथ रेट नहीं। फर्टिलिटी होता है कि जो एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ होती है, ये वो डेथ रेट होता है, उसको कहते हैं फर्टिलिटी। यानी जब हम किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं तो वो एक्सीडेंट हमारा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फर्टिलिटी। अब इंक्रीज इन हार्ट रेट, अब हमारे इसकी एक अलामत है कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। हम उसकी नेक्स्ट है रैपिड ब्रीथिंग, हम बहुत ज्यादा ब्रीदिंग ले रहे होते हैं। स्वेटिंग, पसीना आ रहा होता है। वीकनेस और टायर्डनेस, हम कमजोरी महसूस कर रहे होते हैं, थकावट महसूस कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम्स कंसंट्रेटिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग,
अदर देन करंट कंसर्न, यानी कि अब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमारी तवज्जो उसकी तरफ नहीं होती, हम किसी और ही चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। और नेक्स्ट है प्रॉब्लम स्लीपिंग। अब हमें सोने में मसला आ रहा है। अब ये जो हमने सारी सिम्टम्स पढ़ी हैं, ये तो आम रूटीन की सिम्टम्स हैं, ये तो किसी के भी हो सकती हैं। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि जो सिम्टम्स हैं, ये एवरीडे सिम्टम है या ये एंजाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम है। अब ये तो नहीं है कि एक इंसान नर्वसनेस महसूस कर रहा है तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर ही है, और ये भी नहीं है कि कोई इंसान टेंशन में है तो उसको भी एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो अब हमें ये जानने की जरूरत है कि कब जो हमें ये सिम्टम जाहिर हो रही हो तो ये सिर्फ एंजाइटी होती है, और कब ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स में चेंज हो जाती हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है एवरीडे एंजाइटी एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो इसमें पहला है कि एवरीडे एंजाइटी हमारी क्या होती है। ये जैसे यू आर नर्वस और अनकंफर्टेबल व्हेन इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यू डोंट नो बट यू स्टिल कैन पार्टिसिपेट इन द सोशल फंक्शन। मतलब कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा वो नर्वस हो जाते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं या पब्लिक में जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जाना मतलब बंद नहीं करते, वो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम ये यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पहले दिन जब जाते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनको हम नहीं जान रहे होते हैं, वो हम नर्वस हो रहे होते हैं, बट हम इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं करते, हम फिर भी जाना स्टार्ट कर देते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी जो एंग्जाइटी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी एवरीडे एंग्जाइटी है। जरूरी नहीं है कि जो हम नर्वस हो रहे हैं या अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही है, डिसऑर्डर की ही अलामत हो। और ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अलामत कब होती है? जब यू अवॉइड गोइंग आउट इन पब्लिक और बीइंग इन सोशल सिचुएशंस बिकॉज ऑफ फियर ऑफ व्हाट कुड हैपन व्हेन यू आर आउट। तो ये मतलब ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम कब होगी? जब आप अवॉइड करते हैं किसी पब्लिक में जाना या गैदरिंग में जाना, और ये सोचते हैं, ये सोचकर आपको खौफ आता है कि अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, यानी आप उस चीज को अवॉइड ही कर देते हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तब ये जो सिम्टम है ना, ये आपके एंग्जाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम है। नेक्स्ट है यू आर नर्वस अबाउट स्पीकिंग इन पब्लिक इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और योर कलीग्स। इसमें यह है कि आप नर्वस हो रहे होते हैं जब आप पब्लिक के सामने बोल रहे होते हैं या अपने कोलीग्स के सामने बोल रहे होते हैं, आप नर्वसनेस महसूस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम हमारी यूनिवर्सिटी में पहली प्रेजेंटेशन होती है तो हम नर्वस होते हैं, बट हम इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं करते। हम कहते हैं कि अगर हम हमारा पहली बार है ना, अगर हम मतलब फर्दर करेंगे तो हम इस चीज को ओवरकम कर लेंगे। तो ये सिम्टम्स है कि ये बस हमें एंग्जाइटी है, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम नहीं है। और ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम कब होगी? जब you experience panic attacks at the thought of public speaking or getting in front of group of people you don't know. You are worried about future panic attacks resulting in further isolating yourself. इसमें ये है कि जब आप ये मतलब सोचते हैं ना कि अगर हम पब्लिक के सामने जाएंगे, अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, आपको ये सोच कर ही पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। हालांकि आप इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, जा नहीं रहे, आप अवॉइड कर रहे हैं जाना। आपको बस ये सोच कर ही पैनिक अटैक आ रहे हैं कि जब जिन लोगों को हम जानते ही नहीं है, जब उनके सामने जाएंगे तो क्या होगा। तो इसका नतीजा ये होता है कि आप अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, यानी आप वहां जाना ही बंद कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, आप अपने आप को अलग रखना शुरू कर देते हैं। अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर की ये सिम्टम्स में आता है। मतलब कुछ लोग ये सोचकर अपनी प्रेजेंटेशन छोड़ देते हैं कि अगर हम जाएंगे तो हम क्या होगा, हम नर्वस हो रहे हैं, हम छुट्टी कर लेते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम है। तो नेक्स्ट है यू आर वरीड अबाउट गेटिंग अ कोल्ड और फ्लू, so you take proper precautions for prevention such as appropriate amount of hand washing। जिस तरह ये हमारे करंट सिचुएशन चल रही है, इसमें इसमें ये है कि आप मतलब वरीड हो, आप परेशान हो जाते हैं कि जब आपको फ्लू हो जाए या आपको मतलब कोई भी बीमारी हो, बट फिर भी आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं इससे बचने के लिए। और ये प्रिकॉशन में क्या है कि आप अपना हैंड वॉश करें। जैसे ये हमारे करंट इश्यूज चल रहे हैं कोविड-19 में, इसमें कुछ लोगों ने इस बीमारी इसको अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि वो मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके हैं, जबकि कुछ लोगों ने प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करते हुए इस अपने डेली के कामों को करना स्टार्ट किया हुआ है। मतलब कि ये उनकी एंग्जाइटी की तरफ सिम्टम है, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज को अपने ऊपर बहुत हावी कर लिया है। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम है। जैसे you are obsessed with cleanliness and germs that you scrub your hand until you are bleeding, यानी आप बहुत ज्यादा obsessed हैं अपनी सफाई के बारे में और जर्म्स के बारे में। इस चीज को आप
बहुत इस चीज से इरिटेट होते हैं, तो आप अपने हाथों को इतना धोते हैं कि उसमें ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। You must perform repetitive actions to make sure that you have gotten rid of all the germs in the room, otherwise the anxiety worsens. आप इस चीज को बहुत बार दिन में करते हैं कि आप ये सोचते कर इस चीज काम को इतना करते हैं कि हमने इन जर्म्स से छुटकारा हासिल कर लिया कि नहीं, यानी ये सोच ही आपको करती है कि अगर हमने एक बार हाथ धोए पता नहीं जर्म्स गए कि नहीं। वो दिन में बार बार इस काम को मतलब करते ही जा रहे हैं, उनका वो मेंटली इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो ये इनकी ये सिम्टम्स है कि उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है। और आगे है, यू हैव अ हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर सिचुएशंस और थिंग्स दैट कैन बी डेंजरस लाइक अ snakes and heights, and but you don't let the anxiety and fear keep you from living your life. But जिस तरह कुछ चीजें हैं ऑब्वियस है हमारी लाइफ में, जिस तरह ये क्रीपी कॉलेज, ये हाइट्स और ये वाटर, यानी कि पानी और ये ऊंचाई और ये कीड़े मकोड़े, इससे मतलब कि खतरा है, ये चीज ही खतरा है। तो हर एक इससे खतरा महसूस करता है, बट कुछ लोग इसको अपनी लाइफ में नहीं आने देते, कि ओवरकम भी नहीं करते और इसको आने भी नहीं देते। मतलब कि उनको सिर्फ इससे एंग्जाइटी है, वो इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं कर रहे। सेम टाइम ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो यू आर फियरफुल ऑफ सिचुएशंस और थिंग्स दैट आर नॉट लाइकली टू इम्पैक्ट यू। आप कुछ चीजों के बारे में बहुत ज्यादा फियरफुल होते हैं जो कि आपको नुकसान नहीं भी देती हैं, आप फिर भी उन चीजों के बारे में परेशान हो रहे होते हैं, that are not likely to impact you, but you avoid them just the same. बट फिर भी आप उस चीज को अवॉइड कर रहे होते हैं। मतलब कि एक इंसान है, वो कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी परेशान हो रहा है जो मतलब कि एक्चुअल में उसको उससे कोई खतरा नहीं हो सकता, बट फिर भी वो परेशान हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो फ्लाइंग एज अ सेफर ट्रैक रिकॉर्ड देन हाईवे ड्राइविंग, यू अवॉइड फ्लाइंग एट ऑल कॉस्ट। जिस तरह फ्लाइंग यानी कि प्लेन पे ट्रैवल करना बहुत ज्यादा सेफ है, ये जो हाईवे पे ट्रैवल करना, क्योंकि हाईवे पे ट्रैवल करने से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एक इंसान ने अपने माइंड में ऐसा माइंडसेट ऐसा बनाया हुआ है कि वो किसी भी कीमत पर ट्रैवल करने को तैयार ही नहीं होता, कि उसके दिमाग में ऐसी चीजें आ चुकी हैं कि जिसकी वजह से उसको लगता है कि ये चीज भी मुझे खतरा दे सकती है, तो वो इसको भी अवॉइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम्स हैं। तो बस सर इतना ही था मेरा, अगर किसी को नहीं समझ आया तो बता दे। नेक्स्ट कौन? नेक्स्ट किसकी प्रेजेंटेशन है? Assalamualaikum. My name is Rafi Amnavar. Today my presentation topic is types of anxiety disorders. There are 5 types of anxiety disorders. पहले है generalized anxiety disorder. जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जाहिर है, जनरलाइज्ड एंजाइटी ऐसी एंजाइटी है जो कि हमेशा रहती है। आपने शायद अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कि हमेशा ही परेशान रहते हैं। उन लोगों को हर छोटी बात की टेंशन होती है। जैसे कि अगर किसी ने बाहर जाना हो तो उन्हें ये टेंशन होती है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, या फिर अगर किसी के घर कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें ये टेंशन होती है कि पता नहीं खाना सही बनता है या नहीं। मतलब कि हर छोटी से छोटी बात पर वो बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों में जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर देखा जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम ये है कि वो एक्सेसिव वरीज करते हैं, यानी कि हर बात की टेंशन लेते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाय excessive anxiety for no logical reason and worry about a number of life events for at least 6 months. कम से कम 6 महीने तक जिंदगी के मुतअद्दिद वाक़यात के बारे में बगैर किसी वजह और परेशानी के जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को निशाना बनाया जाता है। दिस मीन्स having regular or uncontrollable worries about many different things in your everyday life. इसका मतलब यह है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी मुख्तलिफ चीजों के बारे में बाकायदा या बेकाबू परेशानियों का सामना करना पड़ता है। The Anxiety and Depression Association of America estimates generalized anxiety disorder affects
about 6.8 million Americans adult a year. जो एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है उसने ये अंदाजा लगाया है कि तकरीबन अमेरिका के 6.8 मिलियन जो अडल्ट हैं उनमें एंजाइटी ये डिसऑर्डर देखा जाता है. सिम्टम्स कैन इंक्लूड रेस्टलेसनेस, बेचैनी, फील्स ऑफ बीइंग एंड एज, किनारे पर रहने का एहसास, इजीली फैटीग, खुद को बहुत जल्द थका हुआ महसूस करने लगते हैं, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, किसी चीज पर तवज्जो देने में परेशानी होती है, और माइंड गोइंग ब्लैंक, या फिर उनका जहन खाली हो जाता है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होता है, मसल टेंशन, पट्टों वगैरह में तनाव आता है, एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, और नींद में खराबी होती है. जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज डायग्नोज्ड व्हेन एक्सट्रीम worry about a variety of things last month or longer. जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को तब डायग्नोज किया जाता है जब मुतअद्दिद चीजों के बारे में इंतहाई परेशानी 6 माह या इससे भी ज्यादा वक्त तक रहती है. इफ यू हैव अ माइल्ड केस, अगर आपका मामला हल्का है, यू आर प्रोबेबली एबल टू कंप्लीट योर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, आप शायद अपनी मामूल की सरगर्मियां मुकम्मल कर सकते हैं. मोर सीवियर केसेस में हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, मजीद शदीद मामलात आपकी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब करते हैं. नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंजाइटी डिसऑर्डर. इसमें इंसान को बार बार ख्याल आता है कि कुछ इसमें इंसान को बार बार ख्याल आता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए या कुछ ऐसा ना, मतलब कॉमन ऑब्सेशन होती है. OCD is an anxiety disorder and is characterized by recurrent आपको इस तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं जो कि आपके लिए परेशानी का बायस बनते हैं. जब तक आप उस पर अमल ना कर लें आपको सुकून नहीं मिलता. अमल करने के बावजूद वो दोबारा से ख्यालात आते हैं जिसको हम कहते हैं रिकरेंट, परसिस्टेंट, अनवांटेड थॉट्स, जो कि हमारे अंदर कॉज करती हैं डिस्ट्रेस, परेशानियाँ. जैसे कि हम बार बार दरवाजे का जो है वो लोग दरवाजे को किया भी होता है, बार बार लोग चेक करने के लिए जाते किया भी है कि नहीं. हाथ वॉश किए होते हैं, बार बार हाथ वॉश करने की तरफ फीमेल ज़्यादा जो होती हैं वो होती हैं कि जी पता नहीं अभी तक हाथ वॉश है कि नहीं. वो अगर वॉशरूम में जाते तो कई कई घंटे नहाते रहते हैं. इस तरह की अलामतें कुछ पाई जाती है, चीज़ें हैं तो बार बार उसको चेक करते रहना कि कहीं गंदी तो नहीं है, ठीक है कि नहीं है. काउंटिंग कर रहे हैं तो बार बार काउंटिंग करते ही रहना. जब यानी कि एक चीज़ बार बार आपके जहन में आती है और आप उस पर बार बार एक्ट करते हो, उसको हम कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. आगे प्लीज. OCD is an anxiety disorder and is characterized by recurrent unwanted thoughts and repetitive behaviors. OCD एक एंजाइटी बीमारी है और उसकी खसूसियत बार बार दोहराए जाने वाले नापसंदीदा ख्यालात और तर्ज अमल से होती है. People with OCD may feel overwhelmed with the desire to perform particular rituals over and over again. OCD वाले लोग बार बार मखसूस रसूमात या मजबूरियां करने के ख्वाहिश से मखलूब हो सकते हैं और एक्सपीरियंस इंट्रूसिव एंड अनवांटेड थॉट्स दैट कैन बी डिस्ट्रेसिंग और ऑब्जेक्शन, या घरेलू और नापसंदीदा ख्यालात का तजर्बा कर सकते हैं जो परेशान कुन हो सकते हैं. सिम्टम्स कॉमन कंपल्शन इंक्लूड हैबिचुअल हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ धोना, काउंटिंग और चेकिंग समथिंग, बार बार गिनना या चेक करना किसी चीज को. कॉमन ऑब्सेशंस इंक्लूड कंसर्न अबाउट क्लीनिनेस एंड अग्रेसिव
आम जुनून में सफाई सुथराई जारियत से मुतलिक खदशात शामिल हैं. You may be given the diagnosis if your anxiety problem involving having repetitive thoughts, behavior or urge. अगर आप परेशानियों में बार बार ख्यालात, तर्ज अमल या जोर पैदा करना शामिल हो तो आपको डायग्नोज किया जा सकता है. उसके बाद है पैनिक अटैक. पैनिक अटैक एक एक्सट्रीम अटैक होता है, बहुत ज्यादा सीरियस अटैक होता है. इसमें हमें फिजिकल कंडीशंस भी जाहिर होती हैं, जैसे दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, घबराहट महसूस होने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं, पसीना आ जाता है. कुछ लोगों को लगता है कि वो गिर जाएंगे, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है. नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. इसमें अगर कोई हादसा हो जाए, उस हादसे के असरात इंसानी जिंदगी पर रहते हैं. बहुत बड़ा हादसा हो जाए, जैसे अगर कोई मतलब कहीं पे बम ब्लास्ट हो जाए तो उसका इंसान की जिंदगी पर काफी देर तक असर रहता है. किसी हादसे के बाद की कैफियत होती है ये, मतलब अगर किसी लड़की के साथ रेप हुआ है तो उसके असरात उसकी जिंदगी पर काफी अरसे तक रहते हैं. अगर तो इंसान 1 मंथ में अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तो ठीक है, अगर वो नहीं आते 1 मंथ के अंदर तो उसे चाहिए कि वो फौरन किसी साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करें. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस. उसके बाद थोड़ा सा post-traumatic stress disorder develops after witnessing or experiencing something traumatic. Post-traumatic stress disorder एक तकलीफदेह चीज देखने या तजर्बा करने के बाद तैयार होती है. An individual has been exposed to a traumatic event in which the following were present. The person experienced one or multiple events involving an actual or threatened death or serious injury. इस शख्स ने एक या एक से ज्यादा वाकयात का तजर्बा किया हो जिसमें असल या धमकी में मौत या संगीन चोट शामिल होती है. A threat to the physical integrity of self or other. A threat to the physical integrity of self or other with the response of fear, helplessness or horror. Fear और दूसरों की या दूसरों के लिए खतरा बन सकता है. फेयर जिससे दूसरों को भी खतरा हो और इससे खुद भी खतरा हो. Symptoms can begin immediately or be delayed for years. अलामात फौरी तौर पर शुरू हो सकते हैं या काफी सालों के बाद भी इंसान पर ये कैफियत तारी हो सकती है. कॉमन काजेज इंक्लूड वार, नेचुरल or human cause disaster or a physical attack. आम वजूहात में जंग, कुदरती या इंसानियत से होने वाली आफात या जिस्मानी हमला शामिल है. सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. इसमें मरीज को सोशल सिचुएशंस में घबराहट होती है, वो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है. पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर उससे कुछ गलती हो जाए या उसे किसी और के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे. मिसाल के तौर पर अगर कोई एक शख्स है जिसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है और वो एक मीटिंग में चला जाता है तो उसे घबराहट होने लगती है, वहाँ पे पसीना आने लगता है और उसके हाथ कप कपाने लगते हैं. वो ऐसे महसूस करता है कि बाकी लोग सिर्फ
उसे ही देख रहे हैं और उसकी नर्वसनेस को महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें उसके हाथ वगैरह और ज्यादा कांपने लगते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे बाद वो सोशल गैदरिंग में ही जाना छोड़ देता है, जिससे ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है।